जय हिंद। देखिए, आज हम समझते हैं कि सीड एंड सोइंग क्या होता है। एग्रोनॉमी का एक अगला अगला टॉपिक है, इसके बारे में हम समझेंगे। और इसमें कई टॉपिक्स हैं जो इसके बाद ही समझेंगे तो बेहतर से समझ में आएगा, और इसको एक धीरे धीरे क्रम में हम समझते जाएंगे। तो सीड एंड सोइंग में बहुत एक अहम रोल है हमारे एग्रीकल्चर्स में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो इसके बारे में आज हम समझेंगे क्या है सीड एंड सोइंग। तो सीड होता है क्या, मोस्टली हम समझ लेते हैं, जिसमें इसमें एक वेबिलिटी, मतलब किसी भी चीज़ का क्या होता है, एक वेबिलिटी पावर होती है कि इसमें कितने समय तक चल सकता है, इसकी कितनी पावर है, कितनी क्षमता है। तो मोस्टली सीड को हम उसी प्रकार से देख सकते हैं कि सीड क्या होता है कि इसमें कितनी जर्मिनेशन की क्षमता होती है। एंड यह एक भ्रूण होता है, एक ओवरी से डेवलप्ड भ्रूण होता है। इसकी अगर साइंटिफिक भाषा में बात करें तो ओवरी से डेवलप्ड भ्रूण होता है या एम्ब्रियो होता है, इसे बोल सकते हैं, जिसमें जर्मिनेशन की पावर पाई जाती है एंड वायबिलिटी पाई जाती है, जिसमें मतलब अगली नेक्स्ट जनरेशन में अपने जैसे सीड को पैदा करने की क्षमता पाई जाती है। और हम देखिए, अब समझ लेते हैं ग्रेन क्या होता है। अब बीज और दाने में थोड़ा अंतर होता है। दाना क्या होता है, इसमें जो है जर्मिनेशन पावर बहुत ही कम पाया जाता है, और इसमें ये जरूरी नहीं है कि सब एम्ब्रियो से ही डेवलप्ड सीड हो, और भी अदर पार्ट से भी डेवलप्ड हो जाते हैं कुछ, जैसे लाइक आप इसमें जो फ्लावर्स के कई पार्ट हैं उसके द्वारा डेवलप्ड होते हैं सीड। कैसे, जैसे आप फ्रूट हैं, जैसे कि मान लीजिए आप थैलमस होता है, कई प्रकार से भी मतलब फ्रूट से बनते हैं, उसमें सीड भी दूसरी प्रकार से बनते हैं। उसी कारण यहाँ पे क्या होता है कि दाने और सीड में अंतर होता है। दाना मोस्टली उतना प्रॉपर हम इसे दाने को कंसीडर नहीं करते हैं सीड में, क्योंकि यह इसमें जर्मिनेशन पावर कम पाई जाती है कंपेयर टू द सीड के। तो हम समझते हैं कि सीड्स तो हम लोग समझ लिए। अब देखिए, हम समझते हैं कि सीड्स के मेथड्स क्या है, थोड़ा हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि प्रोपागेशन क्या होता है, सीड में जो प्रवर्धन की विधियां होती है वह क्या होती है। सीड में जो मेथड्स आप है, प्रवर्धन क्या होता है कि जिसमें किसी भी सीड्स क्या को इस मल्टीप्लिकेशन करा के अगली नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार किया जाता है, वो होता है प्रवर्धन। ठीक, तो मेथड्स ऑफ प्रोपागेशन थोड़ा समझ लेते हैं। प्रोपागेशन, इसमें सीड का दो तरह से प्रोपागेशन किया जाता है। जैसे कि हम लोग किसी पौधे को लाते हैं, उसके सीड को लगा देते हैं, फिर जब वो बड़ा होता है तो फिर हम लगा देते हैं। तो यह क्या होगा, सीड के द्वारा हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जा रहे हैं उस पौधे को। तो यहाँ पे क्या होगा कि, तो ये हो गया आपका सीड। तो पहला मेथड क्या होगा, सेक्सुअल। आप इसे जो साइंटिफिक भाषा है इसे सेक्सुअल मेथड से बोलते हैं। सेक्सुअल मेथड से, या इसे आप बाई सीड के रूप में भी बोल सकते हैं, बाई सीड। एंड जो सेकंड मेथड है ए सेक्सुअल, जैसे कि हालांकि अब क्या होता है, आप सीड के द्वारा पौधे को किसी प्रकार से ग्रो करते हैं, वो क्या होगा ए सेक्सुअल। जैसे क्या होता है कि हम लोग कभी जैसे आलू हो गया, आलू का हम लोग सीड उपयोग नहीं करते, उसमें क्या होता है उसका जो ट्यूबर होता है वो यूज करते हैं हम। कभी आलू का आप देख लीजिए, गन्ने का सीड हम लोग कभी नहीं यूज करते हैं। वो क्या होता है, उसका तना है, उसे स्लिप बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, यह ए सेक्सुअल है, ये सेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड आप समझ गए कि जो बीजों के द्वारा अगली फसल के लिए तैयार किया जाता है वो सेक्सुअल मेथड है। और ए सेक्सुअल में जो बीज के द्वारा, आप इसे वेजिटेटिव पार्ट बोल सकते हैं, वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा, वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा जो तैयार किया जाता है वो क्या हो गया आपका एसेक्सुअल प्रोपगेशन होता है, प्रवर्धन आता है। और उसमें क्या होता है, और हम इसमें देख लेते हैं कि एसेक्सुअल में भी कई टाइप आते हैं। यदि हम इसी उतने ही मतलब हाई लेवल में प्रोपगेशन को नहीं पढ़ेंगे, एग्रोनॉमी के अनुसार ही पढ़ेंगे, नहीं तो यह कम से कम 8-10 दिन तक एक टॉपिक चला जाएगा प्रोपगेशन को, यदि हम हार्टिकल्चर और सब्जेक्ट से जोड़कर पढ़ेंगे तो इसमें जो वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव और
के अकॉर्डिंग हम प्रवर्धन करते हैं। सेक्सुअल में थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है, स्टेम स्टेम प्रोपागेशन, या आप इसे बोल सकते हैं स्टेम कटिंग। एंड सेकेंड आप ले सकते हैं रूट कटिंग। रूट कटिंग जो हमारी एग्रोनॉमिक जो फसलों से संबंधित है। एंड थर्ड हमारा है क्या, ट्यूबर कटिंग। ट्यूबर कटिंग एंड आप ले सकते हैं आप कार्म हो गया, राइजोम हो गया आपका, कार्म राइजोम। ठीक, तो ये क्या होगा, स्टेम कटिंग। देखिए जब भी हम कभी गन्ने की खेती करते हैं, गन्ने की बुआई करते हैं, तो उसमें तने को काट देते हैं, तो ये हो गया स्टेम कटिंग में। आप शुगर केन ले सकते हैं, या कभी कभी पूछा जाता है शुगर केन का कौन सा पार्ट बोया जाता है, हम खेती के लिए उपयोग करते हैं, तो आप वहाँ पे स्लीप बता सकते हैं, या स्लीप, या आप स्टेम कटिंग बोल सकते हैं। रूट कटिंग में आप ले सकते हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा या नहीं दिया, एक नेपियर जो होती है चारे वाली फसलें में इसे कंसीडर किया जाता है। उसकी जो होता है वह रूट को क्या करते हैं, रूट को काट कर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक फसल दूसरी जगह चली जाती है। कि यह क्या है, यह बहुवर्षीय है, कि एक बार आप इसे लगा दिए तो कई साल तक लगातार ये चारा देती रहती है। इसके इसमें हो गया आपका नेपियर हो गया, नेपियर ग्रास आता है एक। आप कभी आप गौशालाओं में देखे होंगे कि जो हरी हरी बहुत गुच्छे के रूप में खेतों में लगे रहते, थोड़ा स्पेस पे, थोड़ा थोड़ा स्पेस पे दूर पे, तो वही होता है आपका नेपियर ग्रास। यह होता है बहुवर्षीय होता है, एक बार इसे ग्रो कर दिए तो कई वर्षों तक चलता है। एंड ट्यूबर कटिंग में आप जो जानते हैं, ट्यूबर कटिंग में पोटैटो हो गया आपका, पोटैटो की हम जो ट्यूबर जो तना होता है, उसे तना है, मोस्टली उसे ट्यूबर ही बोलते हैं। तना उसे, वो तना का ही पार्ट होता है, ट्यूबर हो गया पोटैटो। और आप इसमें ले सकते हैं ऐसे एग्रोनॉमी वाली क्रॉप जो मोस्टली यही है, और हम दूसरी क्रॉप को उतना प्रेफर नहीं करेंगे। कार्म और ये सब जो है, जो कि हल्दी एंड जिंजर, टर्मरिक एंड जिंजर जब खेती पढ़ते हैं तो उसमें इसके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा होगा कि जो स्टेम कटिंग है शुगर केन में यूज किया जाता है, रूट कटिंग नेपियर ग्रास में, ट्यूबर कटिंग पोटैटो में। और इसी के साथ दो और होता है, आप काइट होता है, इसमें लेयरिंग होता है, बडिंग होता है, और बडिंग हो गया आपका, और आप ले सकते हैं ग्राफ्टिंग हो गया, ग्राफ्टिंग। तो ये मेन पार्ट्स है प्रोपागेशन के, सब टाइप्स हैं, जिसमें हम कई विधियों के द्वारा फसलों को प्रवर्धित करते हैं या पौधों को प्रवर्धित करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए। तो हम लोग ने समझ लिया कि ये सेक्सुअल क्या होता है। तो चलिए हम तो अब आते हैं सीड पे, जो हमारा मेन टॉपिक है सीड। अब देखिए हम सीड के बारे में चर्चा करते हैं। जब भी हम किसी फसल की बुआई करते हैं तो हम लोग पहला प्रेफर ये करते हैं कि सीड की क्वालिटी कैसी है, वो सीड की जो हमें कैसे चुनाव करना है, सीड का सिलेक्शन कैसा करना है, अच्छे सीड हमें सिलेक्शन करना है कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो, प्रोडक्शन अच्छा हो, एंड इनकम सोर्स उसके द्वारा हमारा अच्छा रहे, एंड वर्षा के थ्रू या ड्राई के थ्रू रेजिस्टेंसी रहे। अगर कम पानी, कहीं सिंचाई कम उपलब्धता है तो उसके अकॉर्डिंग हम फसल को बोते हैं। ड्रॉट रेजिस्टेंसी होता है, और इंसेक्ट एंड डिजीज के प्रति रेजिस्टेंसी पैदा हो उसके अंतर्गत। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जर्मिनेशन पावर कैसी होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सीड का सिलेक्शन करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा, पहला पॉइंट क्या है, सिलेक्शन ऑफ सीड। सिलेक्शन ऑफ सीड,
सीड का सिलेक्शन जो चुनाव करते हैं तो उसमें हम कई बारीकी को हम शामिल करते हैं ताकि हमारी जो मेंटेनेंस बनी रहे क्रॉप की आने वाली जनरेशन में एक फसल से दूसरी फसल में, और उसकी प्रोडक्शन क्षमता और इकोनॉमिक यील्ड जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम फर्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट आप देखेंगे कि बिलोंगिंग, आप इसे बोल सकते हैं बिलोंग टू प्रॉपर वेराइटी। आप जब भी कभी कोई भी वैरायटी को खरीदते हैं तो वह एक सर्टिफाइड होती है और वह एक वैरायटी से बिलोंग करनी चाहिए। अन्यथा नहीं, कोई भी सीड लाए ग्रो कर दिए तो क्या होता है कि सारी मेहनत जितनी पैसा लगाया जाता है वह इन्वेस्ट बेकार चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमें बहुत रिस्क या हानि उठानी पड़ती है। तो इसलिए हमें सबसे बड़ा पहला जो है वह ध्यान देना पड़ता है कि यह वैरायटी जो है सर्टिफाइड है या नहीं, और किसी वैरायटी की है कि नहीं, यह बहुत हमें ध्यान में रखना पड़ता है। कि आप जब भी कभी कोई चीज़ लेते हैं तो ब्रांड का नाम देखते हैं जरूर। तो ऐसे ही सीड में होता है कि एक वैरायटी होती है कि हाँ ये सीड इस वैरायटी के है, ये अच्छा है, या इसके लिए इतना अच्छा है, वर्षा एरिया में कहाँ है, ड्राट एरिया के लिए यह है, और इरिगेटेड एरिया के लिए ये सीड्स हैं। तो ये सभी ये बहुत जो है बहुत मायने रखता है, इनका क्वालिटी होता है जो वैराइटीज जो रिलेट करते हैं। ठीक। एंड दूसरा नंबर पर हम देखते हैं क्या है। दूसरे नंबर पर हमें ये ध्यान देना होता है कि जो सीड्स हैं उसमें जर्मिनेशन की पावर होनी चाहिए, ठीक। जर्मिनेशन परसेंटेज आप इसे बोल सकते हैं। जर्मिनेशन परसेंटेज उसमें अच्छा हो, ये नहीं कि आप सीड ला दें उसका जर्मिनेट ही नहीं करा। जैसे मैंने आपको अभी इसके पहले डिफरेंस बताया था ग्रेन और सीड में क्या होती है, जर्मिनेशन पावर जो होती है बहुत अधिक होती है। तो आप हर क्रॉप्स की जो जर्मिनेशन पावर है एक एवरेज मतलब डिटरमाइन किया गया है कि जैसे आप वीट ले लिए तो उसमें 80 टू 85% अबाउट जर्मिनेशन परसेंटेज होता है। यदि आप 100 सीड बो रहे हैं तो उसमें 80 सीड 85 सीड जर्मिनेट करेंगे। इसका ये रेशियो होता है जर्मिनेटिंग पावर। ऐसे ही हर क्रॉप्स का अलग अलग होता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि इतना ही इसका 80 टू 85% हर क्रॉप्स का यही हो जर्मिनेटिंग पावर, ऐसी बात नहीं। बहुत से क्रॉप्स 50% होते हैं और 60% होते हैं, ऐसा मतलब कंसिडर किया जाता है। एंड अब जो जर्मिनेशन पावर है और ये जर्मिनेशन परसेंटेज एंड पावर हो गया आपका, आप इसी में इसे वेरिएबिलिटी भी कर सकते हैं, वेरिएबिलिटी, ठीक। एंड थर्ड नंबर पे है जो कि फ्री फ्रॉम होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम मिक्सचर अदर सीड, ठीक। मिक्सचर अदर सीड, आप कोई भी सीड मार्केट से लाए तो उसमें ऐसा नहीं हो कि आप लाए हैं वीट का, उसमें मिक्स है सरसों का सीड एंड जौ का सीड। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, मार्केट वैल्यू है, वो खराब हो जाती है एकदम। जब इन केस ऑफ हम मंडियों में जब अपनी प्रोडक्ट को लेके जाते हैं बेचने, तो उसमें प्योरिटी देखी जाती है, क्वालिटी देखी जाती है, आपके प्रोडक्ट की कैसी आपकी क्वालिटी है, उसी के अकॉर्डिंग आपके जो भी प्रोडक्ट हैं उनका भाव तय किया जाता है। यदि आपके प्रोडक्ट में मिक्सिंग होगा तो उसमें क्या होगा कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये क्या हुआ कि आपका
मिक्सर नहीं होना चाहिए, किसी भी सीड में अदर सीड का मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। एंड फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं फ्री फ्रॉम द डिजीज लेस, इसमें कोई भी डिजीज एंड इंसेक्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसी सीड हमें कंसीडर करनी चाहिए या खरीदनी चाहिए, आप कह सकते हैं। अच्छी सीड को हम चुनाव करना चाहिए। फ्री फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। ऐसा नहीं कि सीड हम ला दिए उसमें कीड़े लगे हैं, तो वह जब भी आप बुआई करेंगे तो उसका जर्मिनेशन परसेंटेज है वो लो हो जाएगा, ऑटोमेटिक जर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका डिजीज एंड पेस्ट। 5 नंबर पे हम देखते हैं जब भी कभी हम, अब देखिए एक पॉइंट इसमें और कंसीडर किया जाता है, इसका जो मैच्योरिटी लेवल है यह बहुत अच्छी होनी चाहिए, वेल डेवलप्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप ग्रेन को या फसल को अपने काटे तुरंत, तो उसे ड्राई भी नहीं किए, मैच्योर भी कंप्लीट रूप से नहीं हुई, आप उसे स्टोरेज कर दिए नेक्स्ट ईयर जनरेशन के लिए, तो उसमें क्या होगा कि वह आपकी फसल अच्छी प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी और वह जर्मिनेट करने में असंभव हो जाएगी। तो मैच्योरिटी लेवल, हर इंसान की हर चीज़ की एक मैच्योरिटी लेवल देखी जाती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, ये अब देखिए हम लोग 5 पॉइंट डिस्कस किए। बिलोंग टू पॉवर्टी, वैरायटी, प्रॉपर वैरायटी से बिलोंग करना चाहिए, एंड जर्मिनेशन परसेंटेज उसका अच्छा होना चाहिए। और थर्ड नंबर पे फ्री फ्रॉम द मिक्सर, अदर सीड के द्वारा मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए उसमें। फ्री फ्रॉम द डिजीज एंड पेस्ट, कोई भी डिजीज अटैक नहीं करना चाहिए, एंड डिजीज लेस होनी चाहिए, पेस्ट लेस होनी चाहिए। ऐसा बात नहीं हम लोग लाए उसमें डिजीज लेंगे, कोई सीड बॉर्न पहले से सीड के द्वारा ही डिजीज उसमें अटैक रहता है, और कोई इंसेक्ट उसमें आप लाए हैं वीट का सीड, उसमें छेद किया है कोई इंसेक्ट, तो उससे क्या हुआ, उस बहुत ही बेकार निगेटिव इम्पैक्ट आता है उसका और हमारे प्रोडक्शन पे। और मैच्योरिटी एंड वेल डेवलप्ड होनी चाहिए, अच्छी तरह से पक्की होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं, आपको जब भी हम देखते हैं कि गांव में किसान क्या करते हैं, या जो फार्मों पे जब फसल कटाई होने के बाद उस बीज को जो अगले जनरेशन के लिए स्टोर किया जाता है, उसको प्रॉपरली सुखाया जाता है, प्रॉपरली मैच्योर होने पर ही फसल को काटा जाता है। तो यहाँ तक ऐसे क्लियर हुआ। इसके सेशन में हम कल ही इस सेशन को आगे चर्चा करेंगे। लगातार इस सेशन को ख़त्म होने में लगभग 3-4 क्लास लगेगा। तो जिन सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और इसे बेल आइकन दबाएं और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि पता चले और नॉलेज को बढ़ाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।